अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कोई 1 घंटे बाद तमाशबीन सेठ नशे में लहराता हुआ अपने खुशामदियों के साथ उठ खड़ा हुआ। भाई जी अब मनी जान के कोठे पर जाएंगे। जब सारे तमाशबीन चले गए तो भाई जी जल्दी जल्दी दरी पर बिखरे हुए नोट इकट्ठे करने लगे। कल्लू और साजिंदे भी नोट उठा उठा कर भाई जी को देने लगे। मैं खामोश बैठा यह सारा मंजर देख रहा था। छमिया जान बिल्कुल मासूम सी घरेलू लड़की लग रही थी। सर झुकाए खामोश बैठी थी, जैसे उसे वहाँ के माहौल से कोई ताल्लुक ना हो। मेरे बारे में चूंकि भाई जी कल्लू को ये कह चुकी थी कि ये मेरे मिलने वालों में से है, इसलिए कल्लू भी मुझे वहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहा था। भाई जी नोटों को भी गिन ही रही थी कि अचानक 2 आदमी अंदर आ गया। उन्होंने अंदर आते ही खंजर निकाल लिए। एक पीछे खड़ा रहा, दूसरे ने आगे बढ़कर कल्लू को, जो भाई जी का बदमाश और बॉडीगार्ड था, दबोच लिया और उसकी गर्दन पर खंजर रखकर भाई जी से कहा, भाई जी सारे नोट इधर रख दो। भाई जी ज़्यादा घबराई नहीं थी। शायद इस किस्म की वारदातें इस बाजार का मामूल थीं या वहाँ के माहौल का हिस्सा थीं, लेकिन वो नोटों से भरा हुआ रुमाल डाकुओं को पकड़ाते हुए हिचकिचा रही थी। दूसरे डाकू ने आगे बढ़कर भाई जी को एक तरफ धक्का देकर गिरा दिया और नोटों से भरा हुआ रुमाल उठा लिया। दूसरे डाकू ने कहा, मंगू अरे इस शमिया जान को भी उठा ले जाते हैं, नई नवेली बाजार में आई है, अभी इसकी नथ भी नहीं उतरी। कमाल की बात यह थी कि अभी तक इन डाकुओं में से किसी ने भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं की थी। शायद वो मुझे कोई नशेई नौजवान समझ रहे थे जो चरस पीकर कोने में घुट होकर बैठा था। कल्लू बदमाश भी कोई मदाफत नहीं कर रहा था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसने फैसला कर लिया है कि डाकू चाहे सब कुछ ले जाएं, मगर मुझे अपनी जान बचानी है। मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? जब दूसरे डाकू ने छमिया जान को बाजू से पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचा तो लड़की के मुंह से बेख्तियार निकल गया, तुझे अल्लाह ताला का वास्ता है, मुझे कुछ न कहना, मैं किसी की अमानत हूँ। खुदा जाने यह लड़की की रहम तलबी का असर था या उसने जिस तरह से अल्लाह ताला का नाम लिया था उसका असर था। बस मेरे अंदर एक बिजली सी लहरा गई। वैसे भी मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो होने की हैसियत से इन सब पर भारी था, मगर अल्लाह ताला का नाम सुनकर मेरे रगों पे में जैसे आसमानी बिजली चार्ज हो गई हो। मेरा जिस्म फौलाद की तरह सख्त हो गया। मैंने अपनी जगह से चीते की तरह छलांग लगाई और सबसे पहले उस डाकू पर झपट कर पीछे गिरा दिया जिसने कल्लू को खंजर की नोक गर्दन पर रखकर पकड़ रखा था। दूसरे डाकू ने छमिया को छोड़ दिया और पूरी ताकत से मुझ पर खंजर का वार किया। मेरे लिए वो अनाड़ी ही था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि जब दुश्मन पर वार किया जाता है तो खंजर को ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ लाया जाता है। मैंने उसका खंजर वाला हाथ पकड़कर ऐसा झटका दिया कि उसका सर ज़मीन के साथ बड़ी ज़ोर से टकराया और वह वहीं बेहोश हो गया। इसके साथ ही मैंने दूसरे डाकू की गर्दन में बाजू डालकर उसे जकड़ लिया। मैंने उसे झटका न दिया। मैं उसे खामखा हलाक नहीं करना चाहता था, सिर्फ बेहोश कर देना चाहता था। चुनाचे मैंने उसकी गर्दन पर एक जानब दबाव डाल दिया। डाकू के जिस्म में ऑक्सीजन दाखिल होना बंद हो गई और वो चंद सेकंड बाद बेहोश हो गया। मैंने उसे भी नीचे गिरा दिया। भाई उसका बॉडीगार्ड कल्लू और छमिया जान मुझे आंखें फाड़े देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी जल्दी और इतनी महारत के साथ 2 खंजर से मुसल्लह डाकुओं पर काबू नहीं पा लूँगा, बल्कि उन्हें बेहोश करके फेंक दूंगा। भाई जी ने कल्लू से घबराई हुई आवाज़ में कहा, कल्लू रे इनको किसी तरह कोठे से ले जा, पुलिस को पता चल गया तो बड़ी बदनामी होगी, यहाँ कोई तमाशबीन नहीं आएगा। कल्लू बोला, भाई जी इनको मैं कहाँ ले जाऊँ? भाई जी बोली, अरे ये कहीं मर तो नहीं गया? देखो तो कल्लू, मैंने बड़े तमाश से कहा नहीं, ये मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हैं। अरे तुम्हें क्या पता, हाय हाय बाजार में पहले ही एक खून हो गया है। कल्लू ने झुककर दोनों बेहोश डाकुओं की नब्जें देखीं और बोला, भाई जी ये जिंदा हैं, खुदा का वास्ता इनको यहाँ से उठा कर ले जाओ। ऐसा करो पिछले दरवाजे से ले जाकर इन्हें गली में फेंको, गली में इस वक्त कोई नहीं होगा। फिर मेरी तरफ हाथ जोड़कर बोली, भैया तूने हमें डाकुओं से तो बचा लिया है, मगर दूसरी मुसीबत में डाल दिया है। अब कल्लू के साथ इन्हें उठाकर गली में ले जाओ। मैंने भाई जी से कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। चलो कल्लू,
तुम इसे उठाओ। एक बेहोश डाकू को मैंने अपने कंधे पर उठा लिया। दूसरे डाकू को कल्लू ने उठा लिया। दलान में से एक जीना पिछली गली को जाता था। हम जीने पर से उतरकर अकबी गली में आ गया। यहाँ अंधेरा था। ये बड़ी तंग सी गली थी और इस तरफ तवैफों के कोठों के पिछवाड़े लगते थे। हमने दोनों बेहोश डाकुओं को 2-3 मकान आगे ले जाकर गली में डाल दिया और वापस आ गया। भाई जी परेशानी के अल्लाह में जीने के ऊपर दरवाजे में ही खड़ी थी। हमें आते देखा तो पीछे हट गया। हम कमरे में आ गए। भाई जी ने दरवाजे को बंद करके कुंडी लगा दिया। शमिया जान वहाँ नहीं थी। भाई जी ने उसे ऊपर वाले कमरे में पहुँचा दिया था। हमें आता देखकर भाई जी ने ऊपर वाले कमरे को जो जीना जाता था उस तरफ मुँह करके आवाज़ दिया, शमिया अंदर से कुंडी लगाकर सो जाओ, अब धंधा नहीं होगा। साजिंदे इस जंग मार कुटाई में तबले सारंगियाँ छोड़कर भाग गया। भाई जी ने कल्लू से कहा, मेरे साथ आ, इससे पहले कि हम पर कोई मुसीबत आ जाए। मैं थानेदार कपूर से अभी मिलना चाहती हूँ। कल्लू बोला, भाई जी उसके पास क्यों जा रही हो? कोई और मुसीबत न खड़ी हो जाए। भाई जी ने खुदा जाने क्या स्कीम सोच रखी थी। उसने कल्लू को गाली देकर कहा, तू चलता है कि नहीं? आ मेरे साथ। फिर मुझसे कहा, भैया तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं जानती हूँ तुम खुद भी यहाँ कुछ देर रहना चाहते हो। बस थोड़ी देर के लिए जाऊँगी। तुम इतनी देर यहाँ की रखवाली करना। मुझे तुम जैसा बहादुर रखवाला कहीं नहीं मिल सकता। मैंने दीवार पर लगे कलाग पर निगाह डाली। अभी रात के 10:15 ही बजे थे। मेरी गाड़ी के छोड़ने में भी काफ़ी देर थी। मैंने कहा, मैं यहाँ बैठता हूँ, मगर तुम लोग ज़्यादा देर मत लगाना। भाई जी ने साड़ी के ऊपर शाल ओढ़ी और कहा, तुम भी डेवड़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। कोई तमाशबीन आए तो दरवाज़ा बिल्कुल ना खोलना, खुद ही वापस चला जाएगा। इसके साथ ही उसने कमरे की बत्तियां बुझा दी, सिर्फ दलान वाला बल्ब जलता रहने दिया। वो ये कहती हुई सीढ़ियां उतरने लगी, जो मुसीबत मुझ पर कल नाज़िल होने वाली है मैं उसको आज ही ख़त्म करना चाहती हूँ। थानेदार को मैं इतनी रकम आखिर किस लिए देती हूँ? डेवड़ी वाले दरवाजे पर पहुंचकर उसने मुझे कहा, भैया दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लेना, चाहे कोई आ जाए दरवाज़ा मत खोलना। वो दोनों बाहर निकल गया। मैंने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दिया और ऊपर दलान में आ गया। दलान में बैठने की कोई मुनासिब जगह नहीं थी। मैं मुजरे वाले कमरे में आकर तकिए से टेक लगाकर बैठ गया। मुझे वक्त गुजारने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। जिन 2 बदमाशों को हम बेहोशी की हालत में पिछली अंधेरी गली में फेंक गए थे, उनके बारे में मुझे यकीन था कि उन्हें कम अज़ कम 2-3 घंटे पहले होश नहीं आएगा। होश आ भी गया तो वो कम अज़ कम भाई जी के कोठे का रुख नहीं करेंगे और पुलिस के पास भी रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं जाएंगे। इस किस्म की वारदातें करने वाले किसी वारदात में मार खाने के बाद थाने शिकायत लेकर नहीं जाया करते, बल्कि दूसरी वारदात की तैयारियां शुरू कर देते हैं। मैंने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलगा लिया और सोचने लगा, मुझे ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे तक वहाँ से निकल जाना चाहिए। इस इलाके में ज़्यादा ठहरना भी अब मुनासिब नहीं था। मुजरे वाले कमरे की तमाम बत्तियां बुझी हुई थीं। अंदर अंधेरा था। दलान में जो बल्ब जल रहा था, सिर्फ उसकी थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। नीचे गली में से कभी कभी कोई आदमी गुजर जाता था। गली के किसी दूसरे मकान से गाने बजाने की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। लगता था कि खिड़कियां बंद करके अंदर मुजरा हो रहा है। भाई जी को गए मुश्किल 10 मिनट गुजरे होंगे कि मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं तकिए से हटकर बैठ गया। मैंने बाहर दलान में झांक कर देखा। दलान के कोने में ऊपर जाने वाले जीने का दरवाज़ा साफ नजर आ रहा था। यह दरवाज़ा खुला था। मैं उधर ही देख रहा था कि चमिया जान यानी वही शर्मीली और हैरत ज़्यादा मजलूम चेहरे वाली लड़की दरवाजे पर नमदार हुई और दौड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैं ज़रा पीछे हट गया। उसने मामूली शलवार कमीज़ पहन रखी थी और चादर भी ओढ़ी हुई थी। चेहरे का मेकअप भी साफ कर दिया था। वो आते ही बोली, क्या तुम मुसलमान हो? मैंने कहा, हाँ मुसलमान हो। तुम क्यों पूछ रही हो और तुम नीचे किस लिए आई हो? उसने कहा, मैं अल्लाह ताला के कलाम पाक की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं एक शरीफ घर की बेटी हूँ और अभी तक मेरी इज़्ज़त महफूज है। ये लोग मुझे अगवा करके ले आए हैं। इस वक्त अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मेरी इज़्ज़त, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त बाज़ार में नीलाम हो जाएगी। जब रात में नीचे आई थी
तो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग कर रही थी कि ऐ अल्लाह पाक, तू दिलों के हाल जानता है, मुझे यहाँ से निकाल दे। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की और तुम्हें यहाँ भेज दिया। मैंने पूछा, तुम क्या चाहती हो? और उसकी आंखों में आंसू आ गया। कहने लगी, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुम्हें अल्लाह के पाक कलाम का वास्ता देती हूँ कि मुझे अभी इस वक्त यहाँ से निकाल कर ले चलो। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो हशर के दिन मैं तुम्हारा दामन पकड़कर खुदा से कहूँगी कि ये वो शख्स है जिसकी बुज़दिली की वजह से मेरी और मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त और नामूस बर्बाद हुई। मैंने एक लम्हे के लिए उस लड़की की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और सीधे हाथ में आयतुल कुर्सी वाली कापी या किताब थी। मैंने उसके हाथ से आयतुल कुर्सी लेकर उसे चूम कर आंखों से लगाया और उसे वापस देते हुए कहा, इसे ऊपर वाले कमरे में जहाँ से उठा कर लाई हो वहीं रख कर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले चलूँगा। उसके मजलूम चेहरे पर खुशी की लहर सी दौड़ गई। उठी और दौड़कर दलान पार किया। ऊपर जाकर किताब किसी महफूज जगह पर रखी और उल्टे कदमों वापस आ गया। मैंने सोचा वगैरह कुछ नहीं था, ये भी नहीं पूछा था कि उसने कहाँ जाना है। बस मेरे दिल ने कहा कि इस मजलूम लड़की की मदद करूँ, इसे गुनाह की दलदल से निकाल कर ले जाऊँ, और मैंने उसे निकाल कर ले जाने का फैसला कर लिया। अगर मैं वहाँ सोचना शुरू करता तो मेरा दिमाग 100 तरह से मुझे दलीलें दे दे कर इस काम से रोक लेता। फैसला मेरे दिल ने किया था, मैं दिमाग को बीच में नहीं लाना चाहता था। मुझे मालूम था कि दिमाग मुझे ये काम नहीं करने देगा और ये काम मैं अल्लाह ताला के भरोसे से कर गुजरना चाहता था। जब वो मेरे पास आई तो मैंने उससे कहा, मैं डेवड़ी वाली गली की तरफ नहीं निकलना चाहता, क्या कोई दूसरा रास्ता है? वो बोली, मेरे साथ हो। दलान के कोने में एक दरवाज़ा लगा हुआ था, वो गुस्ल खाना था। वह मुझे उस गुस्ल खाने में ले गया। गुस्ल खाने में एक और छोटा दरवाज़ा था, वो आगे आगे थी। दरवाजे की दूसरी तरफ छोटा सा जीना नीचे जाता था। हम जीना उतर कर एक ऐसी गली में आ गया जो बहुत ही तंग और अंधेरी थी। वो बोली, मेरे पीछे पीछे चले आओ। उस गली में से एक और तंग और तरीक रास्ता दूसरी गली को जाता था। उस गली में भी अंधेरा था। यहाँ से हम एक और तंग गली में से होते हुए बाहर निकले तो सामने चौक आ गया। लड़की मेरी रहनुमाई कर रही थी। मुझे इन बाज़ारों के बारे में कुछ इल्म नहीं था, इतना ज़रूर मालूम था कि यह इलाका जबलपुर के रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। लड़की ने एक खाली मोटर रिक्शा रुकवाया, हम उसमें बैठ गया। लड़की ने रिक्शे वाले को रेलवे स्टेशन की तरफ चलने को कहा। स्टेशन तक हमने कोई बात ना किया। मेरे दिल में यह ख्याल बार बार आ रहा था कि भाई जी और कल्लू को जब लड़की के फरार का पता चला तो उनके आदमी लारियों के अड्डों और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ेंगे। रेलवे स्टेशन पर रिक्शे से उतरने के बाद मैंने लड़की से कहा, वो लोग हमारी तलाश में स्टेशन पर ज़रूर आएंगे। लड़की बोली, हमें अम्बाले की तरफ जाने वाली जो गाड़ी मिलेगी उसमें बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। लारी अड्डे पर भाई जी के आदमी पहले से मौजूद होते हैं। मैंने लड़की को स्टेशन के अंदर एक तरफ बिठा दिया और खुद इंक्वायरी वाली खिड़की पर आकर मालूम किया कि पंजाब को इस वक्त कौन सी गाड़ी जाएगी। मालूम हुआ कि पंजाब को रात को 1 बजे बाद ट्रेन जाएगी, मगर इस वक्त कानपुर को एक गाड़ी जाने वाली थी। मैंने फ़ौरन कानपुर के 2 टिकट लिए और जल्दी जल्दी खुद भी चलता और लड़की को भी चलाता उस प्लेटफार्म पर आ गया जहाँ कानपुर जाने वाली गाड़ी तैयार खड़ी थी। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें गाड़ी तैयार मिल गई। यूँ हम चंद लम्हों के बाद जबलपुर से निकल गया। हम 3rd क्लास के मर्दाना डब्बे में बैठे थे। लड़की ने चादर से सर और आधा चेहरा ढांप रखा था। डब्बे में ज़्यादातर यूपी के देहात के लोग सवार थे, उनमें औरतें भी थीं, उनके बच्चे भी थे। ट्रेन जबलपुर से दूर निकल गई तो मैंने लड़की से पूछा, क्या तुम्हें अम्बाले जाना है? उसने कहा, किसी स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होगी तो बताऊंगी। चलती ट्रेन के शोर में वैसे भी हम एक दूसरे से अच्छी तरह और राजदारी से बात नहीं कर सकते थे, हमें थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता था। मैंने उससे कोई बात ना किया। कोई 1 घंटे बाद एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। कोई बड़ा स्टेशन था, नाम याद नहीं रहा। हमारे डब्बे में से काफ़ी सवारियां उतर गईं। रात का वक्त था, वहाँ से 2-1 सवारियां ही चढ़ीं। डब्बे में रश बहुत कम हो गया था। हम खिड़की वाली सीटों पर बैठे थे। हमारे दाएं बाएं कोई मुसाफिर नहीं था। लड़की कहने लगी, हाँ मैं अम्बाले जाऊंगी।
अम्बाले में ही हमारा घर है। मैं खिड़की में से बाहर प्लेटफार्म पर देख रहा था, बल्कि माहौल का जायजा ले रहा था कि कहीं मेरे पीछे तो कोई खुफिया पुलिस वाला नहीं लगा हुआ, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने लड़की से ये पूछने की ज़रूरत महसूस न की कि उसको भाई जी के आदमियों ने कैसे और कहाँ से अगवा कर लिया था, और ये कि उसके कितने बहन भाई हैं, वाले साहब क्या करते हैं, वो कैसे इन लोगों के फंदे में फंस गई। इतना मुझे यकीन हो गया था कि लड़की शरीफ घराने की है और इसे इसके माँ बाप तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है। उसने खुद ही कहा, मेरे अब्बू की अम्बाले छावनी में करियाने की दुकान है, मेरा कोई भाई नहीं है, हम दो बहनें हैं। बड़ी बहन छावनी के एक स्कूल में उस्तानी है, उसकी अगले महीने शादी होने वाली है। 15-20 रोज़ पहले की बात है। मैं अम्बाले शहर में अपनी एक सहेली के यहाँ मेहंदी की तकरीब में गई हुई थी। मुझे वहाँ रात हो गई, तो इस डर से कि अम्मी अबू नाराज़ होंगे, मैंने इतनी देर क्यों लगा दी। रात के वक्त अकेली ही मेहंदी वाले घर से निकल पड़ी। मैं उस शहर में पैदा हुई थी, ये मेरे लिए कोई अजनबी शहर नहीं था। बाज़ार में आकर एक खाली रिक्शा लेने लगी तो अचानक पीछे से एक कार मेरे करीब आ रुकी। उसमें से 3 आदमी निकले, उनके हाथों में खंजर और पिस्तौल थे। उन्होंने आते ही मुझे दबोच कर गाड़ी में डाला और मेरे मुंह में कपड़ा ठोंस कर नीचे डाल दिया। एक आदमी ने मेरी नाक पर गीला रुमाल रखकर ज़ोर से दबा दिया। उसमें बेहोशी की दवाई थी। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं उस गाड़ी में थी और गाड़ी किसी मैदान में दौड़ी जा रही थी। बहरहाल इस तरह मैं भाई जी के कोठे पर पहुंच गया। आगे जो कुछ हुआ वो तुम्हें मालूम ही है। भाई जी ने मेरी नाक में जो छेद था उसमें नथनी डाल दिया। अब वो किसी मोटी असामी के पास मेरा सौदा करना चाहती थी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए पूछा। लड़की ने कहा, मेरा नाम नूर जहाँ है। जबलपुर से कानपुर तक बड़ा लंबा सफ़र था। दूसरे दिन रात के वक्त गाड़ी इलाहाबाद से होती हुई कानपुर पहुंची। यहाँ से मैंने 2 टिकट अम्बाले के लिए और दूसरी गाड़ी पकड़ी जो लखनऊ की तरफ नहीं जाती, बल्कि कानपुर से फतेहगढ़, बदायूं, बरेली, मुरादाबाद, नगीजा और सहारनपुर से होती हुई अम्बाले और उससे आगे मशरकी पंजाब को जाती थी। मुझे नूरजहाँ को अम्बाले कैंट में उसके घर पहुंचाकर आगे जलंधर और जलंधर से जम्मू की तरफ निकल जाना था। ये भी बड़ा लंबा रूट था। ट्रेन कानपुर से आधी रात के बाद रवाना हुई। दूसरा दिन भी सफ़र में गुजर गया। रात आ गया। रात के 11 साढ़े 11 बजे कहीं अम्बाला कैंट का स्टेशन आया। हम ट्रेन से उतरकर स्टेशन के बाहर आ गया। रात के वक्त हर तरफ खामोशी थी। 2-3 मोटर रिक्शा खड़े थे। नूरजहाँ ने रिक्शे वाले को अपने मोहल्ले का नाम बताया और हमारा रिक्शा रवाना हो गया। मैं सोच रहा था कि आधी रात को अचानक अपनी बेटी को सामने देखकर इसके माँ बाप और बड़ी बहन किस कदर हैरान और खुश होंगे। अम्बाला छावनी के एक मोहल्ले के बाहर नूरजहाँ ने रिक्शा रुकवा दिया। कहने लगे, इस गली में हमारा घर है, और उसकी आवाज़ भरा गई। वो रो रही थी। मामूली बोसीदा सा मकान था। नूरजहाँ ने दरवाज़ा खटखटाया। 3-4 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद ऊपर वाली मंजिल की खिड़की में से किसी मर्द ने नींद भरी आवाज़ में पूछा, कौन है? नूरजहाँ ने रोते हुए कहा, अब्बा मैं हूँ नूरजहाँ। और नूरजहाँ की हिचकी बंद गई। ऊपर से उसके वालिद साहब ने मुंह पीछे करके कहा, नफीसा बनवरे बेटी आ गई है। दरवाज़ा खुल गया। वहाँ एक कोहराम सा मच गया। ये गम का नहीं, खुशी का कोहराम था। सब रो रहे थे। नूरजहाँ को गले लगा लगा कर रो रहे थे। मैं छोटे से कमरे में एक चारपाई पर बैठ गया। जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बच्ची को मैं गुनाह के जहन्नम से निकाल कर लाया हूँ, तो उसके वालिद ने मुझे गले लगा लिया। माँ मेरा माथा चूमने और दुआएं देने लगी। मेरे आराम के लिए मकान की बैठक खोल दी गई। यहाँ एक पुराना पलंग बिछा था। यह शुमाली हिंद यानी आज के भारत उत्तर प्रदेश का इलाका था और यहाँ रात को सर्दी पड़ती थी। मैं उन्हीं कपड़ों में कंबल ओढ़कर लेट गया। सोचने लगा, मुझे सुबह होने से पहले जलंधर जाने वाली गाड़ी या कोई लॉरी पकड़नी चाहिए। मैं दिन की रोशनी में वहाँ से नहीं निकलना चाहता था, लेकिन जब एक बार सो गया तो आँख उस वक्त खुली जब दिन के 10 बज रहे थे। नूरजहाँ का वालिद मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गया। मैंने उससे पूछा कि जलंधर की तरफ वहाँ से किस वक्त गाड़ी जाती है। उसने बताया कि हुडा एक्सप्रेस दिन के 1:15 बजे अम्बाले कैंट पहुँचती है और वही ट्रेन आगे जलंधर अमृतसर को जाती है। नूरजहाँ के वाले साहब ने मुझसे पूछा कि मैं जलंधर किसके पास जा रहा हूँ। मैंने कह दिया कि दोस्त से मिलने जा रहा हूँ।
وہ کہنے لگے بیٹا تم پنجابی مسلمان ہو، جلندھر میں شاید ہی کوئی پنجابی مسلمان رہتا ہو، کیا تمہارا جبل پور میں کوئی کاروبار ہے؟ میں نے سر کھجاتے ہوئے کہا بس چھوٹا موٹا کاروبار ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ ارے بیٹا ابھی تو گاڑی کے آنے میں بہت وقت ہے، اسٹیشن پر کہاں جا کر بیٹھو گے؟ میں نے کہا شکریہ، مجھے امبالے چھاؤنی میں ضرورت کی 2-4 چیزیں بھی خریدنی ہیں۔ میرے جانے کا سن کر نور جہاں اس کی بڑی بہن نفیسہ اور اس کی والدہ بھی بیٹھک میں آ گئی، سب میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ نور جہاں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا بھیا ہم لوگ تمہارے احسان کو ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ بہرحال میں وہاں سے نکل کر امبالہ چھاؤنی کے اسٹیشن کی طرف چل پڑا، بازار میں آ کر ٹیکسی پکڑی اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ اسٹیشن پر زیادہ لوگ نہیں تھے، میں نے جلندھر کا ٹکٹ خرید کر جیب میں رکھ لیا اور پلیٹ فارم پر بیٹھنے کی بجائے سیکنڈ کلاس کے ریفریشمنٹ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ بڑا خاموش ماحول تھا۔ بیرے کو چائے کا آرڈر دیا اور سرسری نظر سے ماحول کا جائزہ لیا۔